नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम चर्चा में एक बार फिर हम आपके सामने एक नए विषय के साथ हाजिर हैं। भारतीय संविधान हमारे मौलिक अधिकार और कर्तव्य, इस विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है शासकीय जे योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के लॉ डिपार्टमेंट के फैकल्टी प्रोफेसर डॉक्टर भूपेंद्र सरवंदे जी को। सर, आपका दूरदर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये गणतंत्र क्या है, हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। जी, देखिए, सामान्य रूप से हम दो चीज़ों को समझते हैं। पहला तो ये होता है कि स्वतंत्र होना और उसके बाद गणतंत्र होना। इसका तो गणतंत्र की सामान्य परिभाषा यही है कि ऐसा देश जहाँ पर उसका राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर वो जनता द्वारा, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाए या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए, ऐसी व्यवस्था को हम गणतंत्र कहते हैं। जी। जैसे कि हम ब्रिटेन से काफ़ी प्रभावित थे। ब्रिटेन में आज राजतंत्र है। हम ब्रिटेन से प्रभावित जरूर थे, लेकिन हमने राजतंत्र को नहीं अपनाया, हमने गणतंत्र को अपनाया कि हमारे यहाँ जो राष्ट्राध्यक्ष होंगे, जो हमारे राष्ट्रपति होंगे, उसको जनता अप्रत्यक्ष रूप से चुनेगी। तो ये व्यवस्था ही गणतंत्र कहलाती है। हमने कई बार देखा है कि गणतंत्र के मायने लोग कुछ ज्यादा ही उसमें अपने आप को स्वतंत्र समझते हैं, और गणतंत्र जैसा कि हमारा देश 26 जनवरी 1950 को संविधान का लागू किया गया था संविधान, तो संविधान के बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है, जिसकी वजह से क्या उनके कर्तव्य होना चाहिए, क्या नागरिकों के अधिकार होना चाहिए। कई बार हम अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन कर्तव्य की बात हम भूल जाते हैं। तो इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ और 26 नवंबर 1949 को हमने अपने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था। बहुत सारे अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे, लेकिन 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान लागू हुआ। उसके पीछे कारण ये था कि 26 जनवरी 1930 को पहली बार हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया था। हमारे लिए एक मेमोरेबल डेट थी। हम इसी डेट को मेमोरेबल रखना चाहते थे, इसीलिए हमने इस डेट को अपने संविधान को लागू किया। और जैसे ही संविधान लागू हुआ तो भारतीय संविधान में नागरिकों को कुछ मूल अधिकार मिले, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। अच्छा। इन्हें 42वें संविधान संशोधन के बाद डॉक्टर सरण सिंह कमेटी की सिफारिश पर जोड़ा गया। जी। सामान्य रूप से जब भी हम बात करते हैं तो लोग, जब हमारे देश के संविधान निर्माताओं का ये मत था कि हम सबसे पहले हमारे देश की जनता को अधिकार देंगे। वैसे भी जब हम अधिकार शब्द की बात करते हैं तो 1215 का एक दस्तावेज आपको याद आता होगा, मैग्ना कार्टा, जिसमें सबसे पहली बार अधिकार शब्द की बात की गई थी। तो हमने भी अपने देश के संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विस्तृत वर्णन किया। लेकिन सबसे पहला मामला जब सुप्रीम कोर्ट गया तो वो अधिकारों को लेकर ही था। फिर बाद में ये लगने लगा कि क्या लोग केवल अपने अधिकार की बात करेंगे, कर्तव्यों का कोई मोल नहीं होगा, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन के बाद इसे डॉक्टर सरण सिंह कमेटी की सिफारिश पर भाग 4 क में जोड़ा गया। जी। कुछ जो विशेष मौलिक अधिकार हैं जनता के, गण के, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। अधिकारों की जब भी हम बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकार है वो है समानता का अधिकार। हमारे देश में जब आज़ाद हुआ तो बहुत हद तक आपने देखा भी होगा कि असमानता, अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। लोगों के बीच छुआछूत था, भेदभाव बहुत ज़्यादा किया जाता था। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हम सभी वर्गों के लोगों को समान रखें। तो हमने सबसे पहले समानता के अधिकार की बात की है। उसके बाद हम स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं, और स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे महत्वपूर्ण है जीवन जीने की स्वतंत्रता। जब भी आप जीवन जीने की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जीवन जीने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप पशुओं की तरह जीवन जिए, बल्कि आपको गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है ये। उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता हमने प्रदान की। उसके बाद हमने जो मूल अधिकारों के उल्लंघन पर जो मूल अधिकार है उनको लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का जो अधिकार है वो हमने प्रदान किया। तो ऐसे बहुत सारे अधिकार, बहुत विस्तृत अधिकार हमने अपने संविधान में प्रदान किए हैं। सर, मुझे ये लगता है कि कई बार हम अपने अधिकारों के प्रति तो सचेत रहते हैं, लेकिन यदि समाज में
कुछ अच्छी व्यवस्था बनाए रखना है, समाज के नियम कायदे कानूनों को हमें अंगीकार करना है, तो हमें अपने कर्तव्यों के बारे में भी जानना चाहिए। तो क्या ये कुछ कर्तव्य ऐसे हैं जिन्हें करने के लिए हम बाध्य हैं, हमें मानना ही होगा? भारतीय संविधान की यही एक बड़ी खासियत है और सामान्यतः लोकतांत्रिक राष्ट्रों में कर्तव्य नहीं पाए जाते, इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में कर्तव्यों को नहीं रखा था। लेकिन जब लोग अपने अधिकार के प्रति ज़्यादा जागरूक हो गए और सिर्फ अधिकार की मांग करने लगे, तब यह लगने लगा कि नहीं, अब कर्तव्यों को भी रखा जाना आवश्यक है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 क में 1976 में पहली बार 10 मूल कर्तव्यों को रखा गया। ये 10 मूल कर्तव्य सभी नागरिकों के लिए थे और इन कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर किसी प्रकार के दंड की बात नहीं की गई है। हम इसे ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके का एक नैतिकता को प्रदर्शित करता है और नैतिक दायित्व आपके ऊपर अधिरोपित करते हैं। लेकिन यदि अगर हम पर्टिकुलर बात करें कि राष्ट्रध्वज का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, तो ध्वज संहिता के अंतर्गत आपको अलग से उसके लिए दंडित किया जा सकता है, परंतु कर्तव्यों में दंड की बात नहीं कही गई है। सर, ये कौन कौन से कर्तव्य हैं जिन 10 कर्तव्यों की आपने बात कही? इसमें बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को? मैं कुछ प्रमुख कर्तव्यों पर बात करूंगा। जैसे पहला हमारा मूल कर्तव्य है कि संविधान का पालन करें, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये हमारा पहला मूल कर्तव्य है। संविधान का पालन करने के लिए संविधान हमको हमारे ऊपर कर्तव्य अधिरोपित करता है। वहीं जब मैं दूसरे मूल कर्तव्य पे आता हूं, तो हमारे देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना है। आज़ादी के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी गई, उन लड़ाइयों को अपने हृदय में संजोए रखना है और सार्वजनिक संपत्ति से दूर रहना है, हिंसा से दूर रहना है, समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करना है और साथ में श्रेष्ठता की ओर निरंतर बढ़ते चलना है। जब आप श्रेष्ठता की ओर बढ़ेंगे तो राष्ट्र प्रगति करेगा। और उसके बाद एक 11वां मूल कर्तव्य भी इसमें जोड़ा गया, जिसमें यह कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए उनके माता पिता पर एक कर्तव्य अधिरोपित किया गया कि वे उन्हें अनिवार्यतः शाला भेजें। सर, आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए, और खास करके अब तो वो दौर सर निकल चुका है काफी हद तक कि जब बालिका शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन क्या समानता के आधार पर शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर के या शिक्षा की अनिवार्यता को लेकर कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? निश्चित रूप से। जब हम 86वें संविधान संशोधन की ओर देखते हैं, जब 86वां संविधान संशोधन हुआ तो ये मूल रूप से शिक्षा से जुड़ा हुआ ही था, जिसमें अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया और इसमें ये कहा गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। वहीं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी ये संशोधन हुआ और वहाँ ये कहा गया कि राज्य 0 से 6 वर्ष तक के जो बालक बालिकाएं हैं, जिसे हम आंगनवाड़ी की व्यवस्था कहते हैं, उनकी प्रारंभिक शिक्षा और पोषाहार स्तर के लिए व्यवस्था बनाएगा। और वहीं हमने कर्तव्यों में जाकर एक अमेंडमेंट कर दिया। तो 86 अमेंडमेंट जो था ये शिक्षा से जुड़ा हुआ था और सभी जगह पर हमने सबसे पहला, और मुझे तो ये लगता है कि ये बहुत साहसिक और बहुत बड़ा कदम था कि जब हमने 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को न केवल निःशुल्क बल्कि अनिवार्य शिक्षा प्रदान की बात कही। और आज आप देखते हैं कि 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा भी मिल रही है, साथ में उनको गणवेश मिल रहा है, साथ में उनको जो पुस्तकें हैं वो उपलब्ध हो रही है और साथ में मध्याह्न भोजन भी उपलब्ध हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का एक साहसिक कदम है। इसके प्रति जो माता पिता हैं वो कितने जागरूक हैं? क्या उन्हें इन नियमों की, इन अधिकारों की जानकारी है? और यदि जैसे हम ग्रामीण इलाकों में हम देखें तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को या घर के सदस्यों को जिस तरह से खेती किसानी में लगा दिया जाता है, तो क्या वहाँ ऐसी कुछ योजनाएं हैं जो माता पिता को सजग कर रही है, जागरूक कर रही है, ताकि बच्चों के शिक्षा के लिए कुछ वो आगे आए और कुछ अच्छा बेहतर कर सके? देखिए, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट दिया तो राइट्स और ड्यूटीज़, जब अधिकार और कर्तव्यों की बात करते हैं तो ये एक दूसरे के पूरक होते हैं जी। और अगर हमने आपको अधिकार दिए हैं तो आपके कुछ कर्तव्य भी होंगे जी। और जब हम कर्तव्यों की बात करते हैं तो 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के माता पिता और प्रतिपाल्य का हमने ये कर्तव्य रखा कि आप अपने बच्चों को अनिवार्यतः शाला भेजें। लेकिन कर्तव्य लिख बस देने से बात नहीं बनती है। यहाँ पर राज्य ने
इनिशिएटिव लिया है, कई राज्यों ने इनिशिएटिव लिया है, बहुत सारी योजनाओं को लागू किया है और बच्चों को शाला पहुंचाने के प्रयास किए हैं। अब इसके पीछे सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट एक मध्याह्न भोजन का भी था, जिसमें बच्चे कुछ नहीं पढ़ने के बहाने न सही, कम से कम भोजन करने के बहाने शाला पहुंचते हैं और पढ़ते हैं, भोजन भी करते हैं। जी, भारतीय संविधान की जब हम बात करते हैं तो बाबा साहब अंबेडकर जी का नाम सबसे पहले हमारे जहन में आता है। संविधान निर्माता के तौर पर उन्हें जाना जाता है। तो जात पात, छुआछूत, वर्ग भेद, इन सब के लिए काफी एक डिटेल उसमें लिखा हुआ है। तो इसे लोग कितना अनुसरण कर रहे हैं और कितना मान रहे हैं? देखिए, भारतीय संविधान में एक बड़ा महत्वपूर्ण अनुच्छेद था, अनुच्छेद 17, जिसमें अस्पृश्यता के अंत की बात की गई। अस्पृश्यता के अंत का मतलब ही यही था कि अब सब लोग समान हैं। कोई किसी के साथ अगर छुआछूत की भावना के साथ काम करता है, इसके लिए सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट अलग से बनाया गया और ये निश्चित कर दिया गया कि अगर कोई किसी के साथ छुआछूत की भावना के साथ काम करेगा तो उसे पनिशमेंट दिया जाएगा। हमने केवल आर्टिकल 17 में ही प्रोविज़न नहीं रखा, बल्कि हमने इसके लिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 बनाया, जो बाद में डेवलप्ड होकर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के रूप में परिवर्तित भी हुआ। उसको आगे डेवलप में वो वहाँ तक पहुँचा है। और अनुच्छेद 15 में 16 में हमने स्पष्ट कर दिया है कि हम धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का कोई भी भेद नहीं करते हैं। तो ये जो संविधान की मूल भावना है, जो भारत के संविधान की बहुत बड़ी विशेषता है, आपको अक्सर देखने के लिए मिलता है कि हमने जो भेदभाव की जो दीवारें थी उनको संविधान के माध्यम से हटाया है। प्रैक्टिस में ये बहुत हद तक अब आ चुका है। अब बहुत सारे कानून ऐसे बन चुके हैं जहां पर इस तरीके की अगर भेदभाव होते हैं तो निश्चित रूप से वो एक दंड है, वो वहां पर उन लोगों को दिया जाता है। भारत के मूल नागरिक होने के नाते भारत के नागरिकों के लिए बहुत से नियम हैं, कानून हैं, संविधान में उसका जिक्र भी किया गया है। क्या ऐसा कोई नियम भी है कि यदि भारत के बाहर के कोई नागरिक हैं और वो यहाँ काफी लंबे अरसे से रह रहे हैं तो उन्हें यहाँ किस तरह से रहना चाहिए, उनके क्या कर्तव्य होना चाहिए, इस पर भी कुछ बात कही गई है? देखिए, भारतीय संविधान में नागरिकता के संबंध में प्रावधान है जी। कभी ऐसा होता है कि अगर आप भारत के नागरिक नहीं हैं लेकिन भारत में रह रहे हैं, तब भी आपको व्यक्ति के रूप में ट्रीट किया जाता है और आपको बहुत सारे अधिकार जो है वो प्रदान किए जाते हैं। व्यक्ति के रूप में आपको अधिकार प्रदान है, जैसे जीवन जीने का अधिकार है, इक्वेलिटी आपको मिलना है, साथ में धर्म की स्वतंत्रता है। आप अगर विदेशी हैं, भारत में रह रहे हैं, तो आपको किसी भी धर्म को मानने का, उसके अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है। ये एक मूल बात हो गई। दूसरा कि लेकिन जो कर्तव्य हमने अधिरोपित किए हैं वो केवल भारत के नागरिकों पर अधिरोपित किए हैं। अगर कोई विदेशी भारत में आकर आता है तो हम उसे कर्तव्य पालन के लिए बाध्य नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मैंने कई बार ऐसा देखा है कि कोई विदेशी अगर भारत में आकर कुछ समय रहते भी हैं तो वो निश्चित रूप से जो हमारे देश की संस्कृति है, जो हमारे देश की परंपरा है, जो हमारे देश के कर्तव्य है, उसके अनुसार उसका वो पालन भी करते हैं। और उनके लिए कुछ कानून भी होंगे निश्चित रूप से, और उस कानून के तहत उन्हें उसका पालन करना अनिवार्य होगा। सर, हम बात करते हैं आज की युवा पीढ़ी की। जब हम चर्चा करते हैं, बहुत से युवाओं से जब हम बातचीत करते हैं, तो जैसा कि आपने बातचीत की शुरुआत में कहा कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के बीच का जो ये भेद है, जो अंतर है, वो हमारी पीढ़ी के, युवा पीढ़ी के बहुत से बच्चों को उसकी जानकारी नहीं है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? बहुत सामान्य सी बात है। जब बच्चे स्कूल में होते हैं तो वो 2 दिन स्कूल जाना कभी मिस नहीं करते, 15 अगस्त और 26 जनवरी को। लेकिन जब यही बच्चे बड़े होकर कॉलेज पहुंचते हैं तो आपको इस दिन कॉलेज में बच्चे नहीं दिखाई देंगे। सामान्य रूप से इसका कारण भी ये है कि पहले मैं ये बता दूं आपको कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, इन दोनों के अंतर क्या है। जी। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और उस आज़ादी की याद में हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। वहीं जब मैं गणतंत्र दिवस की बात करता हूं तो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। उस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, इसलिए क्योंकि उस दिन भारत प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया, इसलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री राष्ट्रध्वज फहराते हैं। वहीं 26 जनवरी को अगर आप देखेंगे तो वहां पर राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल राष्ट्रध्वज फहराते हैं। वहीं 15 अगस्त को प्रधानमंत्री वहां फहराते हैं तो राज्यों में मुख्यमंत्री ध्वजारोहण करते हैं।
ये मूल अंतर है। जी। सामान्यतः लोगों को ये लगता है कि दोनों चूंकि नेशनल फेस्टिवल है तो एक ही है, लेकिन इनमें थोड़ी मूल भावनाओं में अंतर है। जी। सामान्यतः यह देखा जाता है कि चूंकि ये राष्ट्रीय पर्व है 15 अगस्त 26 जनवरी, तो बहुत से जो युवा हैं या बहुत से जो नागरिक हैं इसे एक विशेष अवसर, एक छुट्टी अवकाश के दिनों के रूप में इसको जानने लगे हैं। तो क्या कहीं हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि केवल अवकाश ही नहीं बल्कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के साथ आप अपने कर्तव्यों को वापस से उस पर चिंतन करने के लिए, उस पर मनन करने के लिए, और क्या कुछ हम देश के लिए कर सकते हैं, इस पर यदि हम कुछ करना चाहें, कुछ चिंतन करना चाहें, तो क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है? कुछ एक सुझाव हम आपसे चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल हमारे सबसे पहले तो जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि हमारे देश के कई नागरिकों को या हमारे कॉलेजेस के या स्कूल के कई बच्चों को उनके मूल कर्तव्य क्या है ये बहुत अच्छे से पता नहीं है। हमें पहले इसके लिए एक ऐसा एक प्रोग्राम हमको चलाना पड़ेगा कि लोगों को उनके कर्तव्यों से अवगत कराया जाए, बच्चों को अवगत कराया जाए। और जब वो अपना कर्तव्य पढ़ेंगे तो पहले ही मूल कर्तव्य में लिखा हुआ है कि भारत के संविधान का पालन करें, राष्ट्रध्वज का सम्मान करें। तो ये एक जो भावना है, जब तक आप इससे जुड़ेंगे नहीं, बच्चों को जोड़ेंगे नहीं, और उसमें जो एक महत्वपूर्ण चीज़ ये लिखी थी कि आप जो हमारी स्वतंत्रता के लिए जितने योगदान हुए, 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक जितनी घटनाक्रम हुए, उनको सबको हृदय में संजोए रखना है। तो बच्चे जब तक इसका अनुभव नहीं जानेंगे तो वो इस तरीके के प्रोग्राम को छुट्टी के रूप में ही मनाएंगे। हमें ये उनके जहन में ये बात डालनी होगी कि आज़ादी भले ही विरासत में मिली है, लेकिन उसका मोल बहुत है, और विरासत में मिली हुई चीज़ों का मोल हमको हमेशा करना चाहिए। सामान्यतः यह देखा जाता है कि आज़ादी के मायने क्या हैं, ये लोगों को उस तरीके से नहीं पता होता है। उन्हें लगता है कि आज़ादी के मायने मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हमें खुलकर जीने की आज़ादी है। लेकिन उस आज़ादी को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, जैसा कि आपने कहा कि देश प्रेम की भावना का दिल में जो एक भावना है वो होनी चाहिए सभी लोगों में। तो क्या कुछ आयोजन आपके महाविद्यालय के स्तर पर या बच्चों के स्कूल स्तर पर केवल एक उस आयोजन, उस त्योहार को मनाने के अलावा जागरूक करने के लिए भी कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो अलग से महाविद्यालय परिवार के द्वारा या उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा कुछ ऐसे नियम लागू किए गए हैं या कुछ ऐसा आदेश पारित किया गया है जिसमें हम अपने बच्चों को जागरूक कर सकें? देखिए, 26 नवंबर को हम हर वर्ष संविधान दिवस मनाते हैं, और संविधान दिवस जब हम मनाते हैं तो उसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वाचन होता है। जी। ये आदेश है जिसमें प्रस्तावना का वाचन होना बहुत ज़रूरी है। लोगों को पता चलता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। दूसरी बात, एनएसएस, एनसीसी ये एक ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसके माध्यम से हम देश प्रेम की भावना को उसमें बच्चों में जागृत करते हैं, उनको जोड़ते हैं देश प्रेम से, और वहीं से, और राष्ट्र प्रेम आप किसी के भीतर पैदा नहीं कर सकते, ये थोपा नहीं जा सकता। आपको ये खुद से आना चाहिए, और जब तक ये खुद से नहीं आएगा तो इस तरीके की चुनौतियां हमारे सामने आती रहेगी। आजकल की युवा पीढ़ी जो पाश्चात्य की ओर बढ़ रही है, उससे हमारी संस्कृति जो है उस पर कहीं ना कहीं समस्या आ रही है, और वहीं जो हमारे जो युवा पीढ़ी है वो देश के न तो संविधान के प्रति उतना ज़्यादा आश्वस्त, न उनको वो जान रहे हैं, जानने की का प्रयास नहीं कर रहे हैं, और अगर केवल वो जान भी रहे हैं तो केवल इसलिए जान रहे हैं क्योंकि उनको किसी परीक्षा में उसका उत्तर लिखना है, बस। जी सर, आपने अभी एनसीसी और एनएसएस की बात की, तो भारतीय संविधान को यदि हम अपनी युवा पीढ़ी, हम अपने बच्चों को यदि उनके बारे में जानकारी देना चाहें, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो एक ऐसा माध्यम है जिसमें बच्चे खुद जुड़े हुए हैं, और एनसीसी और एनएसएस एक ऐसा माध्यम है जिसमें आपको अनुशासन सिखाया जाता है, जिसमें आपको जीवन जीने का तरीका सिखाया जाता है, तो क्या ऐसा लगता है कि इन दोनों माध्यमों से हम अपने संविधान के प्रति, हम अपने मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति हम युवा पीढ़ी को और बच्चों को हम जागरूक करने का काम कर सकते हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से आज राष्ट्रीय सेवा योजना और एनसीसी जो है, ये दोनों के स्वयंसेवक आज केवल इस भावना से प्रेरित हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि है।
राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। आज एनसीसी के कैडेट्स की आप बात करें तो वो लोग जितना मेहनत करते हैं ग्राउंड लेवल पर, क्योंकि उनको पता है कि कल को यदि उन्हें कभी सेना में जाने का अवसर मिला तो ये प्लेटफॉर्म यहीं से तैयार होता है। वहीं राष्ट्रीय सेवा योजना का मूल भावना है, विवेकानंद जी के आदर्श पर यह सेवा योजना काम करती है। इस मूल भावना के साथ कार्य करती है कि हम दूसरों के लिए कुछ करें, हमेशा समाज के लिए कुछ करें। एनएसएस का जो एक सप्ताह का जो कैंप होता है उसमें हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि आपको समाज के लिए कार्य करना है, लोगों में जागरूकता लानी है, और उसके माध्यम से जैसे हम लोगों ने कई बार प्रयास किया है कि हम संविधान की मूल बातों को जनता तक पहुंचाए। बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम हमने आयोजित करवाए हैं, हम अपने महाविद्यालय में भी इस पर प्रोग्राम आयोजित करवाते हैं। तो इससे ये हमारा प्रयास है कि हम बच्चों तक जुड़ें और उन चीज़ों को जाकर जोड़ें। सर, बहुत से प्रयास हो रहे हैं और बहुत से कार्यक्रम इस संबंध में आयोजित किए जा रहे हैं। कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसा नवाचार जो बच्चों ने बच्चों के लिए किया हो, अपने देश प्रेम की भावना को जागृत करने के लिए किया हो और अपने गणतंत्र के महत्व को समझने के लिए ऐसा कुछ काम किया हो जिसने वाकई में एक प्रेरक एक संदेश दिया हो, उसके बारे में यदि कुछ अनुभव हो तो बताएं। जी बिल्कुल। हमारे यहाँ के जो कुछ छात्र छात्राएं हैं जो एनएसएस के स्वयंसेवक हैं, वो लोग नुक्कड़ नाटक के माध्यम से उन्होंने 2 प्रयास बहुत अच्छे किए। पहला, स्वच्छता का संकल्प बताना, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वच्छता जो है वो एक राष्ट्र प्रेम का ही विषय है। बिल्कुल। जब तक आप अपने राष्ट्र को स्वच्छ नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से वो भावना वहां से प्रेरित नहीं होगी, और सीधे तौर पर स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है ये विषय। बिल्कुल बिल्कुल। और वहीं जो दूसरी बात थी कि हम जो लोगों के अंदर किसी भी विषय को लेकर, अवेयरनेस को लेकर हमने नुक्कड़ नाटक किए हैं, रैलियां निकाली है। अभी घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा रैलियों के माध्यम से हमने लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया, लेकिन बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसको पूरे तरीके से जो बच्चों ने ही होस्ट किया था और हम लोग केवल उनको प्रेरित कर रहे थे। जी सर, ये हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा की जो बात आपने कही, तो कहीं ना कहीं ये जो एक आयोजन था या एक मिशन था, मुझे लगता है कि इसने वाकई में बच्चों के दिल में अपने तिरंगे के प्रति, अपने देश के प्रति एक प्रेम और सम्मान की भावना जागृत की है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा नवाचार कुछ और भी होते रहना चाहिए? कुछ एक नई संकल्पना आपके मन में हो या कुछ नया विचार आपके मन में हो कि हम यदि ये करें तो आने वाले समय में हम अपने देश के लिए, भारतीय संविधान के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने कर्तव्यों के लिए, अधिकार तो हम सभी जानते हैं लेकिन कर्तव्यों के प्रति यदि जागरूक करना है तो ऐसा कुछ और कोई योजना है? जी बिल्कुल। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा हम आज इसलिए देख रहे थे क्योंकि इसके पीछे नवीन जिंदल साहब थे। नवीन जिंदल साहब ने एक याचिका लगाई और सुप्रीम कोर्ट से ये कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में मुझे अपने घर पर तिरंगा फहराने का अधिकार मिलना चाहिए। न्यायालय ने वो अधिकार प्रदान किया। न्यायालय ने ये भी कहा कि आपको हम तिरंगा फहराने का अधिकार दे रहे हैं लेकिन राष्ट्र ध्वज का अपमान नहीं होना चाहिए, आप पर झंडा संहिता लागू होगी। इसके बाद जो एक नवाचार सरकार की ओर से किया गया कि घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, इसमें बच्चों ने बढ़ चढ़, न केवल बच्चों ने बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि सभी घरों पर मैंने तिरंगे देखे और लोगों को पहली बार एक देश प्रेम की भावना, जैसा कि मैंने कहा कि वो भीतर से जागती है, वो भावना को जागृत होते हुए मैंने स्वयं देखा है। और जितने समय तक वो एक प्रोग्राम चला है, ये एक बहुत अच्छा नवाचार था और आगे भी इस तरीके के नवाचार में मैं ये चाहूँगा कि जो हमारे देश के नागरिक हैं उन्हें यह इस बात से अवगत कराया जाए कि उनके राष्ट्र के प्रति कर्तव्य क्या है। उन कर्तव्यों का यदि वो पालन करना सुनिश्चित कर लें तो निश्चित रूप से हम एक विकसित राष्ट्र की ओर बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। सर, 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे युवाओं के लिए और हमारी जनता के लिए एक कोई संदेश आप दें। जी, 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस है और इस दिन मैं हर युवा से यह आह्वान करूंगा कि वो जहां भी हो उस तिरंगे को जहां फहराया जाए वहां पर वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, देश के गणतंत्र होने के मायने को समझे, देश के संविधान को पढ़ने का प्रयास करे, मूल कर्तव्यों को आत्मसात करे और अब मूल कर्तव्यों को न केवल आत्मसात करे बल्कि उनका पालन करना सुनिश्चित करे। अगर हमारा हर युवा इस कड़ी से जुड़ जाएगा तो निश्चित रूप से हमें बहुत ज़्यादा फिर आगे मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि सभी युवा जो है वो इस कार्यक्रम को केवल अवकाश का दिन न समझे, उसे वो वहां पर निश्चित रूप से हर जगह जहां भी हो, अपने महाविद्यालय में हो, विद्यालय में हो, अपने आसपास के परिसर में हो, और ध्वजारोहण में जरूर पहुंचे। सर, ये बात आपने अपने संदेश में बहुत अच्छी कही कि कम से कम हम अपने संविधान को पढ़ें,
कि हमारा संविधान क्या कहता है, और उस संविधान को पढ़ने के बाद एक निश्चित तौर पर एक सम्मान की भावना अपने देश के प्रति जागृत होती है। और जब देश के प्रति सम्मान की भावना जागृत होती है तो आप अपने कर्तव्यों को भी समझते हैं। आप अपने लिए जीने के साथ साथ आप दूसरों के लिए जीना सीखते हैं, आप अपने देश के लिए जीना सीखते हैं। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने गणतंत्र से संबंधित बहुत ही एक जानकारी इस तरह से दी कि जो बच्चों को जागरूक करने में निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो साथियों, देखा आपने कि गणतंत्र के मायने क्या हैं, संविधान क्या कहता है, आपके अधिकारों के साथ आपके कुछ कर्तव्य ऐसे हैं जिन्हें आपको करना ही पड़ेगा, जिसका पालन आपको करना ही पड़ेगा। तो चलिए, इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, इस वादे के साथ कि अगले कार्यक्रम में एक फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।